अस्सलामुअलैकुम क्लास 7th। उम्मीद है आप सब बख़ैर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यूनिट 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो अब मैं आपको एक बार यूनिट 1 रिवाइज़ करवाने जा रही हूँ। तो आज हम यूनिट 1 का पहला पार्ट उठो धरा के अमर सपूतों जो कविता है इसका रिवीजन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था इस कविता में कि जो नाम है इसका उठो धरा के अमर सपूतों, इसमें धरा का अर्थ होता है धरती, अमर का अर्थ होता है जो मशहूर हो, जो कभी मरे ना, और सपूत का अर्थ होता है पुत्र। तो उठो धरा के अमर सपूतों यानी देश धरती के अमर सपूतों तुम लोग अब उठो, इसमें कवि ये कह रहा है। तो हमने पढ़ा था कि इस कविता में कवि ने लोगों से यानी देश के जो वीर हैं, जो सपूत हैं, पुत्र हैं, उन्हें उठने का अर्थ ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं उनसे पुत्रों से देश के कि तुम अपने ज्ञान द्वारा, अपने अच्छे कार्यों द्वारा इस संसार का क्या करो, इस संसार को प्रगति की ओर ले जाओ, इस संसार का विकास करो। तुम्हारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि समस्त संसार प्रगति की ओर बढ़ जाए और प्रगति को प्राप्त कर ले, और इस संसार में, संपूर्ण सृष्टि में एक नई उमंग हो, एक नई चमक हो, जिसमें ज्ञान हो, प्रेम हो। तो इस तरह से हमने इस कविता में ये पढ़ा था कि कवि देश के वीरों से, देश के पुत्रों से इस देश का विकास करने की, संसार का विकास करने की बात कह रहे हैं, और चारों ओर खुशियों के स्वर, खुशियों की आवाज़ें, लोगों के हंसने की आवाज़ें सुनने की बात कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस समस्त संसार में इतनी खुशियाँ हों, इतनी प्रसन्नता हो कि सदैव लोगों के हंसने की आवाज़ें गूंजती रहें। तो देखिए, इसमें नीचे मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, हम लोग एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। कवि किस चीज़ का निर्माण करने के लिए किससे कह रहे हैं? कवि देश का नया निर्माण करने के लिए देश के सपूतों से यानी पुत्रों से कह रहे हैं। किस समय धरती पर सुनहरी आभा फैलती है? जब सूरज चमकता है, जब सूरज निकलता है, तब धरती पर सुनहरी आभा फैलती है। फिर तीसरा प्रश्न है, कवि कैसे ध्वनि से संसार रूपी बाग को गुंजित करना चाहते हैं? तो कवि लोगों के हंसने की आवाज़ों और मंगलमयी आवाज़ों से, मंगलमयी यानी खुशियों वाली, मंगल का मतलब होता है खुशियाँ, तो मंगलमयी यानी खुशियों से भरी हुई आवाज़ें, यानी लोगों के हंसने की आवाज़ों से इस संसार रूपी बाग को, इस संसार को उन्होंने बाग कहा है, गुंजित करना चाहते हैं। कवि कैसी मुस्कान मुरझाए हुए फूलों में चाहते हैं? कवि एक नई मुस्कान मुरझाए हुए फूलों में चाहते हैं। मुरझाए हुए फूलों से आशय ये है कि जिनका जीवन दुखों से भरा हुआ है, या जो उदास हैं, जो परेशान हैं, उनमें भी, उनके जीवन में भी इतनी खुशी आए, इतनी प्रसन्नता आए, वो इतनी प्रगति प्राप्त करें कि उनका जीवन भी फूलों की तरह खुशियों भरा हो जाए। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पर शब्द अर्थ दिए हुए हैं, तो एक बार हम शब्द अर्थ को भी रिवाइज कर लेते हैं। शब्द अर्थ, धरा यानी धरती, मैंने बताया था आपको पहले। स्फूर्ति यानी ताजगी, यानी कि फ्रेशनेस आना। फिर तरंग यानी लहर, सुमन मतलब फूल, विहग पक्षी, पक्षियों को विहग भी कहते हैं, नूतन नया, काया शरीर, उद्यान बाग, आह्वान यानी बुलाना या पुकारना, अमर जो कभी भी ना मरे, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है अमर। इसके बाद नीचे देखिए पाठ बोध में लिखित प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है कि कवि ने सरस्वती का पावन मंदिर किसे और क्यों कहा? तो कवि ने सरस्वती का पावन मंदिर इस धरती को कहा है, और इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर सुंदर मन रखने वाले,
सुंदर सोच रखने वाले लोग निवास करते हैं यानी रहते हैं। यहाँ पर बुद्धिमानी लोग रहते हैं जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसलिए कवि ने धरती को सरस्वती का पावन मंदिर कहा है, जहाँ किसी तरह की कोई बुराई नहीं होती है किसी के लिए, किसी के मन में। प्रस्तुत कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? तो इस कविता में नए निर्माण अर्थात विकास, प्रगति की ओर जाने का, विकास प्राप्त करने का वर्णन, विकास प्राप्त करने के समय का वर्णन किया है, जब मनुष्य अपने कार्य से, अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से प्रगति की ओर बढ़ता है यानी विकास की ओर बढ़ता है, तो उस समय का वर्णन इस कविता में किया गया है। नया प्रात नई बात है का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि नया प्रात और नई बात में क्या, यहाँ पर प्रश्न है कि कवि ने नया प्रात और नई बात में क्या भाव स्पष्ट किया है। तो नया प्रात है नई बात है, मतलब कवि कह रहे हैं कि जब जिस तरह से हर दिन एक नया सवेरा होता है तो हमारे जीवन में फिर से नए कामों, हम अपने जीवन में फिर से नए कामों की ओर बढ़ते हैं। तो उसी तरह से संसार में कवि कह रहे हैं कि अपने ज्ञान द्वारा, अपने कर्म द्वारा एक नया प्रात लाओ, नया यानी कि एक नया सवेरा लाओ, एक नई चमक लाओ, जिससे कि चारों ओर जो बातें हों वो उसी विकास की बातें हों, उसी प्रगति की बातें हों। लोग जब भी बात करें वो अपने और अपने देश के और अपने संसार के विकास की बात करें, ताकि इस समस्त संसार में एक नया सवेरा फैल जाए, एक नई किरण फैले, जिसमें लोगों की सोच नई हो, वो आगे बढ़ने के लिए सोचते हों, एक दूसरे को प्रसन्न करने के बारे में सोचते हों। तो ये तीनों प्रश्न आप कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और इसी में से कुछ जो शब्दार्थ दिए हुए हैं इसमें से कुछ वाक्य प्रयोग भी करिएगा। मैंने आपको कॉपी में भी वाक्य प्रयोग करवाए थे, तो मैं कुछ एक दो वाक्य आपको बता देती हूँ, आप देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। पहले भी बताया था मैंने आपको कि जैसे मान लीजिए आपको सुमन का बनाना है, तो सुमन, बाग में बहुत सुंदर सुमन खिले हुए हैं। सुमन यानी फूल, तो बाग को उद्यान कहते हैं, तो हम इस तरह भी बना सकते हैं कि उद्यान में बहुत सुंदर सुंदर सुमन खिले हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिए, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति दी हुई है। तो इसमें हमें, ये कविता से ही है, जो कविता में वर्ड्स, इन लाइंस में जो वर्ड्स मिसिंग है, जो यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, वो शब्द हमें यहाँ पर भरने हैं। तो जैसे जन जन के, क्या आएगा यहाँ पर? जीवन। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। पहले वाले ब्लैंक में आएगा जीवन और दूसरे में आएगा स्फूर्ति। फिर नया प्रात है, प्रात यानी सुबह, नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, तो इसमें आएगा प्रात और किरण। फिर तीसरे वाले में कली कली खिल रही इधर, फूल फूल मुस्काया है, गा का ब्लैंक में आएगा इधर। फिर घा डैश मंगलमयी ध्वनियों से डैश जग उद्यान करो, तो गुंजित मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से, नूतन यानी नई, वो कह रहे हैं कुछ नई खुशियों भरी आवाज़ें लाओ जिससे ये पूरा संसार गूंज उठे। तो नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित यानी गूंजना, गुंजित जग उद्यान करो। फिर इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए, दिए गए पठित पद्यांश को पढ़िए और उनके संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि पेड़ की डाली पर बैठे हुए पक्षी कैसे स्वर में गा रहे हैं। तो ये आपको इस लाइंस में ही मिलेगा कि डाल डाल पर बैठ वह कुछ नए स्वरों में गाते हैं। तो पेड़ की डाली पर बैठे हुए पक्षी नए स्वरों में गा रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, भौरे मस्त होकर कैसी बोली बोल रहे हैं। तो भौरे मस्त होकर नव निर्माण की बोली बोल रहे हैं, मतलब वो नया निर्माण, नई प्रात चाहते हैं। कवि ने यहाँ पर किस में नया राग भरने के लिए कहा है। कवि ने यहाँ पर अपनी जीवन में, अपनी आवाज़, अपनी बोली में, अपने वीणा में
नया प्रात भरने के लिए कहा है, नया राग भरने के लिए कहा है। प्रस्तुत पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पद्यांश से हमें ये पता चलता है या अर्थात इस पद्यांश द्वारा कवि ये स्पष्ट कर रहे हैं कि पक्षी भी चाहते हैं कि इस समस्त संसार में एक नए जीवन का विस्तार हो, एक नए स्वर का विस्तार हो, ताकि एक नई आभा आए, नया लोग प्रगति की ओर बढ़कर एक नवीन विचार धारा को धारण करें और आपस में एक दूसरे से प्रेम के साथ रहें। उनकी वीणा में, उनकी बोली में मिठास हो, एक दूसरे के लिए प्यार हो और एक दूसरे के लिए वो प्रेम पूर्वक कार्य करें, हंसकर, और एक दूसरे का जीवन मंगलमयी बनाएं। तो आप रिक्त स्थान रिवाइज कर लीजिएगा और इस पद्यांश को भी, जो इसके प्रश्न हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज जो मैंने आपको देखिए, नेक्स्ट पेज जो है भाषा बोध, इस पे जो पहली वाली एक्सरसाइज है, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, आप, हमारा, तुम्हारा। तो आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी स्थान, जगह या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि राम संज्ञा है, कानपुर संज्ञा है, मेज़ संज्ञा है, अगर हम संज्ञा के स्थान पर कोई और सा शब्द इस्तेमाल करें, किसी और शब्द को प्रयोग करें, जैसे कि अगर हम राम ना कहकर राम जा रहा है, ये ना कहकर अगर ये कहें कि वह जा रहा है, तो राम संज्ञा है और वह क्या है? सर्वनाम है। या फिर कुर्सी पर बैठो, हम कुर्सी पर बैठो ना कहकर कहें वहाँ पर बैठो, तो कुर्सी संज्ञा है और वहाँ पर बैठो, वहाँ क्या है? सर्वनाम है। मतलब वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, संज्ञा ना बोलकर हम उसकी जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को बोलते हैं तो वो शब्द होते हैं सर्वनाम। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर 5 वाक्य ऐसे बनाने हैं जिनमें सर्वनाम आया हो। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, आप बनाइएगा। उदाहरण ये है कि वह बहुत सुंदर लड़की है। अगर हम कहेंगे सीता बहुत सुंदर लड़की है, तो फिर ये संज्ञा आ जाएगा, हमें संज्ञा शब्द नहीं लाना है। हम कहेंगे कि वह बहुत सुंदर लड़की है या फिर वह लड़की बहुत सुंदर है। तो वह जो होगा वो क्या है? सर्वनाम है। इसी तरह से अगर हम कहें कि राम कानपुर जाने वाला है, तो ये क्या होगा? संज्ञा हो जाएगा राम। तो हम अगर ये कहें कि वह कानपुर जाने वाला है, तो क्योंकि इसमें वह आया है तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द आया हुआ वाक्य है। इसी तरह से आप कहाँ जा रहे हैं, हम किसी का नाम न लेकर उससे पूछें कि आप कहाँ जा रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? सर्वनाम होगा। और हमारा विद्यालय अभी बंद है, तो हमारा क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो कोई भी ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो आप इसी तरह से 5 वाक्य ऐसे बनाइएगा जिसमें सर्वनाम शब्द आते हों। चलिए अब आप रिवाइज कर लीजिएगा अपने पूरे पाठ को और अपना ध्यान रखिए।